दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का गहनता से विश्लेषण करेंगे। आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ फेसबुक पर भी एक पेज है, जिस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020। इसके संबंध में ये टॉपिक है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है। वैसे तो खूब प्राइज़ आए दिन दिए जाते हैं, लेकिन ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला है और उनका नाम है डॉक्टर रतनलाल। तो इसलिए अगर भारतीय या फिर भारतीय मूल के बाहरी लोग होते हैं, अगर उनको मिलता है तो वो पुरस्कार हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर डॉक्टर रतनलाल जी ने ऐसा क्या किया जिससे ये प्राइज़ इनको मिला है। ये सॉइल साइंटिस्ट है, यानी मृदा वैज्ञानिक है, जिनकी वजह से 50 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है? इन्होंने मिट्टी में पोषक तत्व एवं मिट्टी की गुणवत्ता इत्यादि को बढ़ाने में नए एक्सपेरिमेंट किए और अपना योगदान दिया है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, इसके नाम से आपको लगता है यहाँ पर फूड शब्द आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जो भी हम खान पान करते हैं, वो पूरी एक वैश्विक फूड चेन होती है, उसमें अपना योगदान देता है, तो उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। अगर हम जाने कि ये प्राइज़ है क्या, तो देखो यहाँ पर इसको कृषि का अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। आपको पता होगा हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का अलग से ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह 1986 में शुरू किया गया था और किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन USA, यानी अमेरिका में एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। तो अगर मान लो एग्ज़ाम में आ जाए कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया जाता है, या फिर UNDP इसके द्वारा दिया जाता है, या फिर UNEP, ऐसी कोई भी संस्था आ जाए जिनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो वो गलत होगा। इसकी अपना एक अलग से एक फाउंडेशन है जो अमेरिका में स्थित है और उसका नाम क्या? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किनको मिला? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल जी, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी हो जाती है। ये किनको दिया जाता है, किस व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, वो देखना जरूरी है। वह व्यक्ति जो मानव के उन्नत विकास में अपना योगदान देता हो। मानव के उन्नत विकास में कैसे दे सकता है वो? स्पेशल इसमें देखो नाम क्या? वर्ल्ड फूड। तो फूड की मात्रा में, भोजन की गुणवत्ता में, भोजन की उपलब्धता में, यानी फूड क्वालिटी, फूड क्वांटिटी एंड फूड अवेलेबिलिटी, इन सब में अगर अपना योगदान देता है, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? मानव का उन्नत विकास, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसको ये दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ क्षेत्र भी बताए गए कि इन क्षेत्र को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। वे लोग जिन्होंने वैश्विक खाद्य श्रृंखला में अपना योगदान दिया हो, वो कौन कौन हो सकते? पादप वैज्ञानिक, पशु वैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक, भोजन विज्ञान एवं तकनीकी पोषण से संबंधित कोई काम करता हो, या फिर ग्रामीण विकास से संबंधित जिन्होंने कोई विशेष काम किया हो, तो उन सबको ये दिया जाएगा। तो आप ये हल्का सा बस ध्यान रखना कि वो वैज्ञानिक जो भोजन की मात्रा, गुणवत्ता, भोजन की उपलब्धता, इनसे संबंधित कोई भी काम करे, उनको ये दिया जाएगा। देखो अभी जो रतनलाल जी को मिला है, उन्होंने मृदा वैज्ञानिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह किया था, तो ये ध्यान रखना, मृदा वैज्ञानिक के तौर पर रतनलाल जी को यह पुरस्कार दिया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं। सबसे पहला ये पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। इनके बारे में आपने खूब सुना होगा कि भारत में जब हरित क्रांति आई थी तो उनके ये पितामह या फिर जनक कहते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पहले है, और 2020 का किनको मिला? डॉक्टर रतनलाल जी को। तो ये ध्यान रखना में। अब हम देख लेते हैं इससे संबंध में एक क्वेश्चन देखने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमने पढ़ा है वो कितना ध्यान से पढ़ा है, वो हमें इसके द्वारा पता लग जाएगा। देखते क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2000 के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सबसे पहले देखा करो पूछा क्या, सत्य पूछा या असत्य। देखो इसमें कहा गया असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में यूपीएससी हर बार 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे देती है जिसमें असत्य कथन मेंशन किया हुआ होता है। तो इसलिए असत्य और सत्य इसका हमें ध्यान रखना होगा। देखते हैं पहला कथन, यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य श्रृंखला में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। ये हमने देखा था, वैश्विक खाद्य श्रृंखला में ऐसे व्यक्ति विशेष जो फूड क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी में अपना योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और उसमें हमने ये भी देखा था पादप वैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक इत्यादि ऐसे वैज्ञानिक जो इसमें अपना योगदान देते हैं, प्रायोरिटी में रहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा कथन, भारतीय या भारतीय मूल के वैज्ञानिक को पहली बार 2020 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखो हमने देखा था कि पहली बार पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को मिला था, तो रतनलाल जी को नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है हमें, असत्य कथन। तो असत्य में पहला तो ठीक है और केवल 2 इसमें सही है, यानी बी ऑप्शन इसमें होगा। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है। देखते हैं दूसरा टॉपिक, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन LPE मिशन। आखिर ये क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा, इसके द्वारा एक रोबोट चंद्र मिशन प्रस्तावित किया गया है जो कि या तो 2023 के अंत में भेजा जाएगा या 2024 तक, ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा गया है इन दोनों एजेंसी के संयुक्त एग्रीमेंट से। आखिर ये प्रस्ताव क्यों रखा गया वो देखते। इसका कार्य क्या होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाना। अभी आपको पता होगा चंद्रयान 2 हमारा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर ही गया था जो 99% तक सफल भी रहा। हालांकि उसका लैंडर सक्सेस नहीं रहा, लेकिन ऑर्बिटर आज भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। जो LPE मिशन है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन है, इसमें 2 एजेंसी संयुक्त रूप से काम करेगी। इसमें इसरो तो भूमिका निभाएगा लैंडर के तौर पे, यानी लैंडर जो रहेगा वो इसरो का रहेगा, और जाक्सा अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा लॉन्च व्हीकल H3 और रोवर के द्वारा। आपको पता होगा, आपने सुना होगा PSLV, GSLV वो सभी लॉन्च व्हीकल होते हैं। तो इसमें जापान का अपना लॉन्च व्हीकल होगा H3 और रोवर किसका होगा, जापान का, लेकिन लैंडर में भारत के द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। आखिर इस मिशन का महत्व क्या है? देखो चंद्रमा के सतह पर पानी की एक संभावना बताई जाती है हर बार कि वहाँ पर पानी मिलने की संभावना है, और चंद्रयान फर्स्ट ने इसके संकेत भी दिए थे और चंद्रयान 2 भी लगातार इसके बारे में संकेत दे रहा है। तो इस संभावना का गहन तरीके से विश्लेषण करेगा और कितनी मात्रा तक उसमें पाई जाती है वो बताएगा, और साथ में वो किस फॉर्म में है, यानी लिक्विड में है, गैस में है, किस में है, वो सब लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन बताएगा। अब इसके संबंध में हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो चंद्रमा की सतह पर पानी मिलने की संभावना का गहन विश्लेषण करेगा, यह किन संस्था या संस्थाओं के द्वारा प्रस्तावित है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने अभी चर्चा की थी। इसमें हो जाएगा इसरो एंड जाक्सा, बाकी शुरू के 3 ऑप्शन गलत है, ये सही है डी। अगला टॉपिक हमारा है शरावती बंदर पार्क से संबंधित। यह चर्चा में क्यों रहा था? कर्नाटक सरकार के द्वारा निर्णय किया गया कि शिवमोगा जिले में एक बंदर पार्क बनाया जाएगा। इस राज्य में यह पहला ऐसा पार्क है, यानी अब तक कर्नाटक राज्य में ऐसा कोई भी पार्क नहीं है जो बंदर पार्क यानी बंदर प्रजाति से संबंधित है। ऐसा राज्य में ये पहला ही है जो बंदर के लिए स्पेशल बनाया जाएगा। और इसकी लोकेशन क्या है? कर्नाटक राज्य का शिवमोगा जिला, और वहाँ पर शरावती बैक वाटर क्षेत्र है जो एक निर्जन और अनिवासी योग्य द्वीपों का एक समूह है, यानी ऐसे द्वीप या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो उन आइलैंड्स पर बंदरों का पार्क बनाया जाएगा। एक वहाँ पर फॉरेस्ट है, नागवेली फॉरेस्ट्स, इनके बारे में ध्यान रखना। यूपीएससी में लोकेशन से संबंधित कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो लोकेशन से कुछ तो इंटरनेशनल लोकेशन आती है और कुछ नेशनल, तो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे नागवेली जंगल के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे कुछ आइलैंड है जहाँ पर बंदर पार्क बन रहा है, वो शरावती बैक वाटर क्षेत्र का आइलैंड है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। और जो भूमि प्रस्तावित की गई है वो 100 एकड़ भूमि इसके तहत दी जाएगी। अब हमें देखना कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है कर्नाटक सरकार।
तो उसके पीछे कारण ये कि बंदरों के द्वारा कृषि और वृक्षारोपण फसलों पर हमला करके किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसके बाद किसानों के द्वारा कई जगह से आंदोलन हुए और सरकार को ये चेतावनी दी गई कि आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे कि हमें फसलों का मुआवजा मिल सके या फिर हमारा फसलों का नुकसान हो ही ना। तब सरकार ने यानी कर्नाटक राज्य सरकार ने ऐसा विचार प्रस्तावित किया बजट 2020 से 21 में। तकरीबन 6.5 करोड़ की राशि पर आवंटित किया गया ये पार्क है और ध्यान रखना कर्नाटक राज्य सरकार का है। अच्छा, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे कुछ उपाय किए गए जिनसे किसानों को कुछ मुआवजा मिल सके या फिर उनकी फसलों का बचाव हो सके। इस समस्या को हल करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 5 के तहत बंदरों को वर्मी घोषित कर दिया गया। इसके क्या मायने हैं कि बंदरों को मारने की छूट मिल गई, यानी इससे पहले अगर किसान किसी बंदरों को मारता था तो उन्हें सज़ा होती थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 5 के तहत वर्मी घोषित करने से अब वो बंदरों को मार सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे पुनर्वास केंद्र और स्टेलाइजेशन सेंटर स्थापित किए गए जिनसे किसानों को बंदरों से निजात प्राप्त हो सके। अब देखते हैं हम इससे संबंध में क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। देखो यहाँ पर गौर करो, सत्य पूछा है। पहला कथन देखते हैं, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में पहला बंदर पार्क बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमने देखा था कर्नाटक राज्य सरकार ही है जिसके द्वारा अपने राज्य में पहला बंदर पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार है जहाँ पर इससे पहले उपाय कुछ किए गए थे, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर हमें ध्यान रखना है। दूसरा कथन देखते हैं, यह पार्क बनाने का प्रस्ताव किसानों की फसलों को बचाने को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह बिल्कुल ठीक बात है। इसके दो फायदे वैसे देखा जाए तो पार्क के, एक तो किसानों की फसल की बचत होगी, दूसरी आपको पता होगा कि ऐसे आइलैंड पर वो पार्क बनाया जा रहा है जहाँ पर कोई रहता नहीं है और वहाँ पर नावागेली के जंगल है। तो उन जंगलों में क्या है कि बंदरों को खाने पीने का अपने जो भी है वो मिल जाएंगे रिसोर्सेज। तो इस पार्क से दोनों के बीच में मान लो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इधर बंदर रहेंगे और इधर किसान अपनी फसल का ध्यान रख पाएंगे। इसमें कथन दोनों ही ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ताल मदले। इसके संबंध में ये सबसे पहले देखना कि चर्चा में क्यों रहा था। आपको पता है कि अभी कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। इस दौरान काफ़ी चीज़ें वर्चुअल हो गई। वर्चुअल का मतलब डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर लोग जुड़ गए। तो उसी से संबंधित है कि ताल मदले का प्रदर्शन भी वर्चुअल हुआ था, सोशल मीडिया पर इसका लाइव प्रदर्शन किया गया, तो इस वजह से यह चर्चाओं में रहा था। ताल मदले के बारे में देखते कि आखिर ये है क्या। कर्नाटक तथा केरल के, देखो ध्यान रखना, कर्नाटक और केरल के करावली और मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित एक प्रदर्शन कला का प्राचीन रूप है, यानी एक प्रदर्शन कला है ताल मदले। इसके अंतर्गत संवाद प्रदर्शन अथवा वाद विवाद प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, यानी कुछ लोग समूह में बैठ जाएंगे और वो संवाद का प्रदर्शन करेंगे, आपस में वाद विवाद करेंगे और उनके पास में कुछ उपकरण भी होंगे, तो वो है ताल मदले। प्रदर्शन जो किया जाता है उसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसका होता है लोकप्रिय पौराणिक कथाओं। उनसे कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे मान लो महाभारत में कृष्ण अर्जुन का संवाद ले लिया और उस पर वाद विवाद कर लिया, ऐसे कुछ भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। राम भरत का मिलाप को जैसे विषय भी उठा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें तात्कालिक रूप से व्यंग्य, दर्शन, हास परिहास जैसे कुछ उपकरण भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पारंपरिक तौर पर फिक्स है वही उसी के अनुसार काम होगा। अगर आपके पास में कुछ नया इनोवेशन है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि कर्नाटक राज्य और केरल राज्य में यक्षगान का भी आयोजन होता है। यक्षगान भी एक प्रदर्शन कला का ही स्वरूप है, लेकिन ये जो ताल मदले है वो यक्षगान का एक स्वरूप है। तो ये ध्यान रखना कि यक्षगान का एक पार्ट है, यक्षगान का एक भाग है और उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नता है। यक्षगान और ताल मदले में कुछ भिन्नता है, वो है एक तो विशेष वेशभूषा से संबंधित, यानी यक्षगान में कलाकार कोई विशेष वेशभूषा धारण करता है, लेकिन ताल मदले में कलाकार कोई विशेष वेशभूषा धारण नहीं करता है। तो ये एक ध्यान रखना आप। और दूसरा, यक्षगान प्रदर्शन कलाकार विशिष्ट वेशभूषा धारण करने के साथ साथ नृत्य अभिनय का प्रदर्शन भी करता है, यानी इसमें क्या होगा कि यक्षगान में डांस किया जाएगा, लेकिन ताल मदले में केवल संवादों का प्रयोग होगा, नृत्य अभिनय का प्रदर्शन नहीं होगा।
यानी कुछ लोग होंगे वो समूह में बैठ जाएंगे, चारों ओर गोला बनाकर बैठ जाएंगे और वो केवल संवाद का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी नृत्य का अभिनय प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन यक्षगान में नृत्य अभिनय का प्रदर्शन किया जाता है और इस तालमदले के प्रदर्शन के दौरान मंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने गए कथानक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करते हैं। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो यक्षगान में नृत्य अभिनय की कला का प्रदर्शन किया जाता है, जबकि तालमदले में वाक कला का प्रदर्शन किया जाता है, वाद विवाद का प्रदर्शन किया जाता है, संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक जो मुख्य समानता है वो है इसमें संगीत को लेकर, यानी जो संगीत है वो इन दोनों में तकरीबन सेम सा होता है। अब देखते हैं इससे संबंध में क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तालमदले का प्रदर्शन वर्चुअल यानी सोशल मीडिया पर लाइव प्रदर्शन के रूप में किया गया है। इस कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले मैं देखना सत्य पूछा या असत्य है, तो देखो सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखते हैं, यह कर्नाटक तथा केरल के करावली एवं मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित प्रदर्शन कला का एक प्राचीन रूप है। ये बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक और केरल का क्षेत्र करावली और मलनाड वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है, तो ये एकदम ठीक बात है। दूसरा देखते हैं, यह कला यक्षगान प्रदर्शन कला के साथ यह समानता रखती है कि दोनों में विशिष्ट वेशभूषा धारण की जाती है एवं नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। हमने देखा था कि यक्षगान में विशिष्ट वेशभूषा एवं नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन तालमदले में ऐसा प्रदर्शन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। और सत्य कथन पूछा, सत्य हो जाएगा ए, यानी केवल एक इसमें ठीक है और दूसरा गलत है। अब देखते हैं हम चैलेंजर डीप के बारे में। यह आखिर चर्चा में क्यों रहा था। कैथी सुल्विन पहली अमेरिकन महिला है जो इस चैलेंजर डीप तक पहुंची है। कैथी सुल्विन वही है जो अंतरिक्ष में भी वॉक करने वाली पहली अमेरिकन महिला थी। तो कैथी सुल्विन के नाम पे 2 उपलब्धियां समाहित हो चुकी, वो दोनों हमें ध्यान रखनी है। हल्का फुल्का एक आइडिया रखो, डायरेक्ट तो यूपीएससी में इनका नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप ऐसे में इनका यूज कर सकते हो। अगर महिलाओं से संबंधित ऐसे आ गए तो वहाँ पर आप भूमिका के तौर पे लिख सकते हो कि महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा रही है तो समुद्र की गहराइयों में भी जा रही है, तो ये ध्यान रखना। ये है क्या, पृथ्वी के महासागर का सबसे गहरा बिंदु, यानी चैलेंजर डीप वो स्थान है जो डीपेस्ट स्पॉट है ओशियन का, सबसे गहरा बिंदु है। और ये माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है उससे गहरा बिंदु है ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना द्वीप समूह के पास है। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन अगर आपको पता होगी तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी है और पापुआ न्यू गिनी के यहाँ पर ये मेरियाना गर्त है, यानी पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना द्वीप समूह के पास में मेरियाना गर्त का दक्षिणी भाग भी चैलेंजर डीप को कहा जाता है। तो मेरियाना गर्त कुछ ऐसे है यहाँ पे, और इसके जो दक्षिणी भाग में ये वाला हिस्सा ये है चैलेंजर डीप। तो ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी के ऊपर ये। तो मैप आप एटलस में देखना, आपको वहाँ पे दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और उसके ऊपर मेरियाना गर्त। तो कुल मिला के ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के आसपास आपको चैलेंजर डीप मिल जाएगा। अब हमें देखना कि ये जो गहरे महासागर क्षेत्र है, डीप ओशियन एरियाज, इनका नॉर्मल हमारे लिए क्या महत्व होता है, हम क्यों उधर जाते हैं खोज करने के लिए। तो सबसे पहला महत्व होता है गहरे महासागर क्षेत्रों में नए संसाधनों का पता लग जाता है हमें, और नए संसाधनों में जैसे खनिज तत्वों का पता लग जाता है, और जो नए संसाधन मिलते हैं उसे हम मेडिकल ड्रग्स बना सकते हैं, भोजन और ऊर्जा संसाधनों के उत्पाद बना सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो है सुनामी एवं भूकंप के पूर्वानुमान में सहायक होते हैं। यानी हम पहले से सुनामी और भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अभी सुनामी आने वाली या भूकंप आने वाला है। तो ये गहरे महासागर क्षेत्रों का महत्व हमने देख लिया है। अब देखते से संबंधित क्या क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। चैलेंजर डीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले देखना सत्य पूछा या असत्य। देखो यहाँ पर गौर करो, सत्य कथन का चयन हमें करना है। पहला कथन देखते हैं, यह पृथ्वी के महासागर में स्थित सबसे गहरा बिंदु है। बिल्कुल ठीक बात है, हमने देखा था ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन है, ये सही है। दूसरा देखते हैं, उसकी अवस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। देखो हमने उसका लोकेशन बताई थी, अगर आपको इतना भी आइडिया कि वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है तो भी आपको इसको सही कर दोगे।
मान लो आपको महासागर याद नहीं कि प्रशांत महासागर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी और उसके ऊपर जो एक मेरियाना गर्त है उसके दक्षिणी भाग यहाँ पर चैलेंजर डीप मौजूद है। तो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया वो अटलांटिक महासागर में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से तो काफ़ी दूर अटलांटिक महासागर है, तो भी आप इसको सही कर दोगे। तो ये गलत हो गया और हमें पहचान किसकी करनी है, सत्य कथन की। तो सत्य कथन इसमें हो जाएगा पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक यानी ए ऑप्शन। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।